आप क्या कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने अभी तक क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी क्या योग्यताएं हैं, हम किस क्षेत्र में क्या क्या सफलताएं हासिल कर सकते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो होता है, दुनिया वो देखती है कि हमने अब तक किया क्या है। इसी के रिस्पेक्ट में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। और उस आत्मनिर्भर भारत के इस अमृत महोत्सव में, जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसमें हमें एक अमृत मिला है और उस अमृत की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द, जिसकी हम लोग कल से चर्चा सुन रहे हैं और हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं INS विक्रांत की। ठीक है, INS विक्रांत हमारी भारतीय नौसेना को 2 सितंबर 2022, ये डेट आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, 2 सितंबर 2022, कहाँ पर, कोची में, ये प्लेस भी आपको रटा होना चाहिए, कोची में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। किसने सौंपा? हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस कोची की क्या इतिहास रहा है, क्या इसकी जर्नी रही है। अगर हम शुरू करें तो जो विक्रांत शब्द है, इसका अर्थ लिया जाता है जिसे कोई युद्ध में हरा ना सके, उसे कहते हैं विक्रांत। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे विमान, ऐसे युद्धपोत वाहक जो हेलीकॉप्टर्स, विमान, मिसाइल्स को अपने सरफेस पे ले जा कर के उनको टेक ऑफ करा सकें, उनकी लैंडिंग करा सकें, ऐसे जो युद्धपोत होते हैं उनको एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे देश इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे देशों के पास अभी ये नहीं है। इसकी जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर देखेंगे कि भारत में क्या विशेषताएं अचीव कर ली हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो 1943 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में HMS हरकुलिस के नाम से लाया गया था, जो कि एक्चुअल में पूरा कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना था, उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उसी ब्रिटिश रॉयल नेवी से 1957 में आधा अधूरा भारत ने इसको खरीद लिया और 4 साल तक आयरलैंड के शिपयार्ड में इसकी मरम्मत हुई। तब फाइनली 3 नवंबर 1961 में भारत में ये लाया गया, भारत की नौसेना को सौंपा गया। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। 3 नवंबर 1961 को भारत में आया, तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 के भारत पाक युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में 1971 में इसने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था गाजी। जी हाँ, ये गाजी पनडुब्बी से पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में हमारे विक्रांत को डुबाने की साजिश की थी, जिसकी भनक भारतीय नेवल अधिकारियों को पहले ही लग गई थी और उन्होंने INS विक्रांत को अपने ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट कर दिया और उसकी जगह पे INS राजपूत को लाकर खड़ा कर दिया। ये बहुत ही गुपचुप तरीके से किया गया था, इसकी भनक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं लगी थी। और इसी क्रम में हमने INS विक्रांत को तो बचा लिया था उस समय, लेकिन गाजी ने हमारे INS राजपूत को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन फिर हमने पाक की पनडुब्बी गाजी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। भारत का दावा है कि पनडुब्बी को भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन पाकिस्तान इस दावे को सच नहीं मानता है। 1997 में 97 में विक्रांत को रिटायरमेंट दे दी गई और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में इसको एक संग्रहालय के रूप में रखा गया। लेकिन चूंकि संग्रहालय का रखरखाव का खर्च बहुत ज़्यादा था, बहुत महंगा पड़ रहा था, इस वजह से इसको डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया गया और फाइनली 2013 में स्क्रैप में इसको बेच दिया गया। और ऐसा कहते हैं कि जो ये स्क्रैप है ये हमारी बजाज कंपनी ने लिया था और इसी ने इसके स्क्रैप के लोहे को यूज़ करके अपनी विक्रांत मोटरसाइकिल भी बनाई थी। अब ये पता नहीं क्या कैसा है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा थोड़ा सा विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास था। इसको जानने से थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड क्लियर होता है कि जो विक्रांत है ये भारत के लिए नया नहीं है, बल्कि भारत के लिए इसका पुनर्जन्म हुआ है। जी हाँ, पुनर्जन्म हुआ है। हम तो अब लोग थोड़ा ये देखेंगे कि जो पुराना हमारा विक्रांत था, INS विक्रांत था, IAC विक्रांत में क्या डिफरेंस है। IAC मतलब कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, INS इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर क्यों हमें इतने इस जश्न को मनाने की ज़रूरत है।
जो INS विक्रांत था हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था, जिसने 36 साल भारत की सेवा करी, और जो हमारा INS विक्रांत है स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जो 13 साल में बन के तैयार हुआ है। इसको 2004 में बनने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, और 2009 में इसके बनने की शुरुआत हुई थी, और तब से आज तक ये फाइनली कमीशन हो पाया है। इसका पेनेट नंबर होता है पताका संख्या। पताका संख्या क्या होती है कि कोई भी युद्धपोत होता है, हर देश में होता है, उसकी एक पहचान संख्या होती है जिसको हम लोग पेनेट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पुराना विक्रांत था उसका भी पेनेट नंबर R11 था, और जो हमारा नया नंबर विक्रांत है इसका भी नंबर R11 है। इसको रीमो 11 भी बोला जाता है। जो हमने ब्रिटेन से खरीदा था HMS, उसका जो रीमो नंबर था R49 था। अगर आकार की बात करें तो जो हमारा पहले वाला विक्रांत था उसकी विस्थापन क्षमता 16,000 टन थी, लंबाई 700 फीट थी। अगर हम नए वाले विक्रांत की बात करते हैं तो हमारी विस्थापन क्षमता 45,000 टन हो गई है, 45,000 टन, जो पहले वाले से लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना। और इसकी लंबाई 862 फीट हो चुकी है, 862 फीट, और इसकी ऊंचाई जो है 194 फीट है। अगर स्पीड की बात करें तो जो हमारा पुराना विक्रांत था इसमें 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और जो नया विक्रांत है इसमें 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 15,000 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी है। अगर हम पावर की बात करें तो जो हमारा पुराना विक्रांत था उसमें 40,000 हार्स पावर की शक्ति थी, उसमें जो इंजन था उसकी शक्ति 40,000 हार्स पावर थी। जो हमारा नया विक्रांत है इसकी शक्ति 1.1 यानी 1.1 लाख हार्स पावर है। जो पुराना विक्रांत था उसमें एक साथ 1110 ऑफिसर्स रखे जा सकते थे। नए विक्रांत में 1700 ऑफिसर्स के रहने की स्पेस है। पुराने विक्रांत में हॉस्पिटल नहीं था, नए विक्रांत में 16 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें लैब भी है, और बाकायदे सभी जांच मशीनें रखी गई हैं। उसी शिप में ही सारा अस्पताल पूरा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर नौसैनिकों को खुद खाना बनाना पड़ता था। जो हमारा अब का विक्रांत है इसमें 3 ऑटोमेटिक किचन है। इन किचन में पूरे दिन में 5,000 थालियों में खाना बनाया जा सकता है, और हर घंटे 3,000 रोटियां यहाँ पे सेकी जा सकती हैं। अगर हम वारशिप की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 23 विमान और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते थे पुराने वाले में। नए वाले में मैक्सिमम 30 से 35 विमान और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। यहाँ पे MiG-29K और कामो हेलीकॉप्टर, MH-60 रीमो हेलीकॉप्टर, AK-630 रोटरी मशीन गन, बराक 8 मिसाइलें जो हम लोगों ने इजराइल के सहयोग से बनाई हैं, 32 बराक 8 मिसाइलें यहाँ पे तैनात की जा सकती हैं। इस तरह से इसकी जो युद्धक क्षमता है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो इसको किसी भी सुपर स्पेशलिटी कैरियर से बहुत ही बेहतरीन बनाती है। इसके कमीशन से चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ में जा रहे हैं, खौफ में। अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा विक्रांत है ये विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशिष्ट है और विशेष है। इतने सारे उन्होंने विशेषण इसके लिए यूज़ करें। अब हो सकता है कि अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो इनमें से कोई शब्द उठा के आपके इसकी वर्तनी, इसके बारे में कुछ भी हिंदी में इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जी हाँ, यही होता है करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से रिलेट करना। जो कोई सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कितनी पैनी नज़रों से करंट अफेयर्स का विश्लेषण किया है। इस अमृत महोत्सव में ये जो अतुलनीय अमृत हमें मिला है, जिसको हम लोग ISC विक्रांत कहते हैं, इसका जो ध्येय वाक्य है जयेम शाम युद्धि स्प्रधम, जिसका अर्थ होता है जो मुझसे युद्ध करेगा मैं उसे पराजित करूंगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे INS विक्रांत का ध्येय वाक्य क्या है। जयेम शाम युद्ध स्पर्धम, जिसका मीनिंग है जो मुझसे युद्ध करेगा मैं उसे पराजित करूंगा। ये ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है, और ऋग्वेद में इंद्र को संबोधित करके कहा गया है कि आपके विनाशकारी हथियारों की शक्ति मुझे प्राप्त है, जिससे मैं जीतूंगा। अगर हम इसके और थोड़ी फैसिलिटीज़ की बात करें तो विक्रांत के स्वदेशी विक्रांत के कमीशन होने से भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 40,000 टन से ज़्यादा विस्थापन वाले युद्धपोत हैं। IAC विक्रांत में 14 मंजिलें हैं और 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। यहाँ पे 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर का स्पेस है, जहाँ पे हमारे विमान आके लैंड होंगे, वहाँ से टेक ऑफ करेंगे। उसका एरिया जो है लगभग 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर है। इसको बनाने में 15,000 नौकरियों का सृजन हुआ है, 20,000 करोड़ की लागत आई है, और 500 प्लस यानी 500 से अधिक कंपनियों की सहायता ली गई है, और 100 MSME ने सहयोग किया है इसको बनाने में। 100 MSME ने इसमें काम किया है। ये तो वो
कुछ स्पेसिफिक बातें होंगी जो हमारे स्वदेशी विक्रांत के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाए जा सकते हैं। पहला कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, कोचीन शिपयार्ड में हुआ। ये नाम बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए। और कोचीन शिपयार्ड ने ही IAC विक्रांत को डिज़ाइन किया, उसका निर्माण किया। ठीक है, पूरी तरह से स्वदेशी है। स्पीड के बारे में इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है और विस्थापन क्षमता के बारे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस तरह से इसका पैनेट नंबर, पैनेट संख्या क्या है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, तो ये जो मैंने पहले ही बताया था, कोची में इसको प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंपा है। इसी के साथ में कल एक यानी कि 2 सितंबर को और भी अच्छी महत्वपूर्ण गौरवमयी घटना हुई है कि जो नेवी का फ्लैग था, नेवी नौसेना का जो झंडा था उसको भी बदला गया था। अभी तक नौसेना के झंडे में क्या था कि ये नौसेना के झंडे में इस तरह से एक रेड क्रॉस बना होता था। ये रेड जो क्रॉस होता था, ये रेड क्रॉस ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक माना जाता था। अब हमने इस रेड क्रॉस को हटा दिया है और इसकी जगह पे हमने जो झंडा बनाया है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ कॉर्नर पे हमारा यहाँ पे तिरंगा है और यहाँ पे एक ब्लू बैकग्राउंड में शिवाजी महाराज के स्टेट की जो सील थी उसको यूज़ करा है और यहाँ पे हमारा अशोक चिन्ह है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने एक और भी वीडियो डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं, जो कंप्लीट हमारे झंडे की यात्रा को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर पे क्वेश्चन से फ्रेम किया जा सकता है। और ये वो सारे पॉइंट हैं जब भी आप आत्म भारत के बारे में, आत्म भारत की बात करते हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, भारत के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, इसमें ऐसे लिख रहे हैं या GS थर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर्स लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इससे होगा कि आपके क्वेश्चंस में एक जीवंतता आ जाएगी और आपका क्वेश्चन बहुत ही सुंदर लगेगा। अब भारत के पास अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो यही हमारा स्वदेशी जो हमने IAC विक्रांत को कल कमीशन किया, दूसरा हमारे पास एक है विक्रमादित्य। तो क्योंकि अगर भारत की आकारकी की बात करें तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत के पास एक लंबा समुद्री तट है, लंबा समुद्री तट। इधर आपकी ये बंगाल की खाड़ी आ गई, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका ये अरब सागर आ गया। तो अब भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन के आधार पे एक युद्धपोत तो आपको इस क्षेत्र में ज़रूरी हो जाता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में ज़रूरी हो जाता है। तो आपके पास 2 तो होने ही चाहिए। तो भारत के पास 2 तो हो चुके हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि क्या एनी टाइम 2 हमें अवेलेबल होते हैं तो ऐसा उस सिचुएशन में नहीं हो पाता जब हमारे पास कोई एक युद्धपोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विसिंग के लिए होता है, क्योंकि लगभग 6 महीने का समय लगता है इनकी सर्विसिंग में। उस सिचुएशन में हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि अगर हमारे पास ये संख्या 2 से बढ़ के 3 हो जाए तो एनी टाइम यानी किसी भी समय हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल रहेंगे। तो अभी हमारे पास केवल 2 ही हैं। तीसरे के बारे में बजट के अभाव में अभी निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है कि तीसरे बनाने की कब शुरुआत होगी और कैसे शुरुआत होगी, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की किसी देश को ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि क्योंकि हमारा समुद्री क्षेत्र, भारत की जो सीमा है बहुत विशाल है और चीन ने हमारे चारों तरफ एक अपने सेना के अड्डों का एक माला बना रखी है। ठीक है ना, वो श्रीलंका में भी अपना सेना अड्डा बनाना चाह रहा है, मालदीव में भी उधर बना रहा है, इस तरह से पाकिस्तान में तो बना ही रहा है। तो इस तरह से उसने भारत को घेरने की रणनीति अपना रखी है। अब जो भारत के लड़ाकू विमान हैं उनमें हल्के होते हैं, उनमें ईंधन कम भरा जा सकता है, वो कम दूरी की उड़ान भर सकते हैं। तो अगर यहाँ ज़मीन से कोई लड़ाकू विमान उड़ता है और उसको जा करके यहाँ 5000 किलोमीटर पे उसको मारना है, कोई टारगेट साधना है, तो इसके लिए तो इसका ईंधन ही खत्म हो जाएगा। अगर इसमें ईंधन क्षमता बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें बाधाएं आती हैं। तो इसलिए हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो अगर यहाँ पर है और यहाँ से कोई विमान टेक ऑफ करेगा तो अपने इस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि एयरक्राफ्ट क्यों, एयरक्राफ्ट से बेहतर होता है कि हम यहाँ पे द्वीप बना लें, परमानेंट स्थायी द्वीप बना लें, आर्टिफिशियल द्वीप बना लें। हमारे पास तो एक इधर अंडमान निकोबार द्वीप पहले से ही है, इधर लक्षद्वीप हमारा द्वीप पहले से ही है। ये 2 तो काम कर ही रहे हैं, यहाँ पर तो हम एक अच्छा बेस बना ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ एक अरब सागर में एक द्वीप बना लें, एक यहाँ पे द्वीप बना लें, स्थायी द्वीप बना लें, तो वहाँ पे हमेशा के लिए होगा, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी और वो एक बार थोड़ा खर्च तो ज़्यादा आएगा लेकिन
उसके यूज भी तो बहुत ज़्यादा होंगे, हमेशा के लिए होगा। तो एक ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो आप लोग इसको देखिएगा। हालांकि इन दोनों पे क्या बेहतर है, एयरक्राफ्ट हमें एयरक्राफ्ट तो रखने ही रखने चाहिए। तो अगर हमें द्वीप हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट हमारे अपना पूरे जो सी एरिया है उसमें मूव करते रहेंगे और एयरक्राफ्ट एक स्थायी सोल्यूशन बन जाएंगे। तो इससे आपको कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। और इसके बाद में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।